आज की इस क्लास में हम अकाउंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लोजिंग स्टॉक आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये टॉपिक सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जब हम व्यापार की बात करते हैं ना, तो साल के अंत में जो जो माल बिकने से रह जाता है उसका क्या होता है, इसी को समझना हमारा आज का मेन फोकस है। मतलब जो माल गोदाम या दुकान में बिना बिके पड़ा रहता है ना, जिसे हम अनसोल्ड गुड्स कहते हैं, उसी को अकाउंटिंग की भाषा में क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। बिल्कुल सही, अंतिम स्टॉक। और अकाउंटिंग में ना समय का एक बहुत ही दिलचस्प चक्र काम करता है। मतलब जो आज का क्लोजिंग स्टॉक है वही अगले साल की शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल बिल्कुल उस रात के बचे हुए पिज्जा जैसा है ना? रात का बचा हुआ पिज्जा। हाँ, मतलब रात के खाने में जो पिज्जा बच गया और हमने फ्रिज में रख दिया, वो उस रात के लिए हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। बिल्कुल। और अगली सुबह जब हम उसे गर्म करते हैं तो वही हमारा नाश्ता बन जाता है, यानी अगले दिन का ओपनिंग स्टॉक। हाँ, ये पिज्जा वाला उदाहरण इस चक्र को काफी अच्छे से समझाता है। रात का अंत और सुबह की शुरुआत। तो अब सवाल ये है कि ये जो बचा हुआ माल है, ये अकाउंटिंग की किताबों में आखिर जाता कहाँ है? इसका घर कहाँ है? देखिए, अगर इसकी प्रकृति या नेचर की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक एक करंट एसेट होता है, यानी चालू संपत्ति। चालू संपत्ति, अच्छा। हाँ, तो इसे लिखते कहाँ है? इसे मुख्य रूप से ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है और साथ ही बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी रखा जाता है। बैलेंस शीट के एसेट्स में। लेकिन यहाँ मुझे एक डाउट है। हाँ, बताइए। मतलब इसे हम संपत्ति या एसेट क्यों मान रहे हैं? माल तो बिका ही नहीं ना। एक तरह से तो ये फंसा हुआ पैसा है। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, लेकिन देखिए, चूंकि ये माल भविष्य में तो बिकेगा ही ना। हाँ, और जब बिकेगा तो व्यापार में नकद यानी कैश लेके आएगा। हाँ, वो तो है। इसलिए अकाउंटिंग इसे बेकार नहीं मानती। ये व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति है। समझ गया। मतलब अगले साल बिककर पैसा तो लाएगा ही। अच्छा, और इसकी वैल्यू कैसे तय होती है? इसका एक बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण नियम है। इसे कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य या मार्केट वैल्यू यानी बाजार मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो उसी पर रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी कम हो उस पर। हाँ, ठीक है। लेकिन एक बात और है, सारा का सारा क्लोजिंग स्टॉक एक जैसा तो नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं। सारा माल एक स्थिति में नहीं होता। माल के बनने की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग कौन सा है? सबसे पहला होता है कच्चा माल, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। कच्चा माल। हाँ, मतलब वो सामग्री जिसे अभी तक प्रोडक्शन प्रोसेस में या कह लें कि निर्माण की प्रक्रिया में डाला ही नहीं गया है। हाँ, एकदम सही। ये अपने एकदम शुरुआती रूप में होता है। जैसे मान लीजिए व्यापार के अनुसार लकड़ी हो गई, लोहा हो गया या अनाज। या फिर अगर एक कपड़ों की दुकान का उदाहरण लें तो साल के अंत में दुकान में जो थान का कपड़ा बिना कटा हुआ रखा है ना, वो कच्चे माल का एकदम सटीक उदाहरण है। अच्छा, क्योंकि वो थान का कपड़ा अभी ना कटा है ना सिला है, तो इस कच्चे माल की कीमत कैसे तय करेंगे हम? कच्चे माल को हमेशा उसकी कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब व्यापारी ने जितने में उसे खरीदा था, बस वही उसकी लागत मूल्य मानी जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपल था। लेकिन क्या होगा अगर माल बनना शुरू तो हो गया, लेकिन साल खत्म होने तक पूरा बन नहीं पाया? हाँ, यहीं पर हमारा दूसरा प्रकार आता है, जिसे हम WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। हिंदी में इसे अर्धनिर्मित माल कहा जाता है। मतलब जिस पर काम तो शुरू हो गया है पर वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, फिनिश नहीं है। बिल्कुल, जैसे अधबनी मशीनें हो गईं या सिलाई के बीच में छूटे हुए कपड़े। या जैसे किसी फर्नीचर की दुकान में एक अलमारी जिसका लकड़ी का ढांचा तो तैयार है, लेकिन अभी उस पर पेंट होना या हैंडल लगना बाकी है ना? हाँ, एकदम सही उदाहरण। अरे, तो यहाँ तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। कैसा कंफ्यूजन? मतलब एक आधी बनी अलमारी की कीमत कैसे तय होगी? ना तो ये अब पूरी तरह से लकड़ी है और ना ही पूरी तरह से अलमारी जिसे कोई खरीद ले। यही तो सबसे टेक्निकल पार्ट है WIP का। इसकी कीमत तय करने के लिए हमें 3 चीजें जोड़नी पड़ती हैं। अच्छा, कौन सी 3 चीजें? सबसे पहले रॉ मटेरियल की कीमत, यानी कच्चे माल की लागत। ठीक है, मतलब अलमारी के ढांचे में जो लकड़ी लगी है उसकी कीमत। हाँ, फिर उसमें हम जोड़ते हैं अब तक लगी लेबर, यानी जो मजदूरी उस पर खर्च हुई है। अच्छा, मतलब बढ़ई को जो कैसा दिया गया वो भी जुड़ेगा। बिल्कुल जुड़ेगा। और तीसरी चीज है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स, ये क्या होता है? ओवरहेड्स का मतलब है जो अन्य ऊपरी खर्चे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कारखाने की मशीनें चली तो बिजली का बिल आया या कारखाने का किराया है,
तो उस खर्चे का कुछ हिस्सा भी उस आधी बनी अलमारी की कीमत में जोड़ा जाएगा। अरे, मतलब आधी बनी अलमारी में कारखाने की बिजली का खर्च और बढ़ई का पसीना सब जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए इसका मूल्यांकन इतना जरूरी है। समझ गया। अब तीसरे चरण पर आते हैं, जो है तैयार माल यानी फिनिश्ड गुड्स, अपनी मंजिल तक पहुंचना। हाँ, ये सफर का अंतिम चरण है। ये वो माल है जो पूरी तरह बनकर तैयार है और ग्राहक को बेचे जाने के लिए एकदम उपलब्ध है। मतलब जैसे पैक किए हुए प्रोडक्ट्स, या फिर शोरूम में खड़ी हुई नई गाड़ियां, या सिले सिलाई कपड़े। एकदम सही। या फिर मोबाइल की दुकान का ही उदाहरण ले लीजिए। साल के अंत में डिब्बे में बंद जो 10 नए मोबाइल बचे रह गए, वो आपका तैयार माल है। तो इस तैयार माल का मूल्यांकन कैसे होगा? क्या वही पुराने नियम से? हाँ, हमें फिर से उसी मूल नियम पर लौटना होगा जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। तैयार माल को कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो भी कम हो उसी पर आंका जाता है। अच्छा। और अकाउंटिंग की भाषा में ना इसे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहा जाता है, विवेकपूर्ण अवधारणा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मतलब जो कम है उसी को मानो, ऐसा क्यों? मतलब व्यापारी तो चाहेगा ना कि उसकी संपत्ति ज्यादा दिखे। देखिए, ये नियम व्यापार को हवा में उड़ने से रोकता है। ये बहुत बुद्धिमानी वाला नियम है। कैसे? मान लीजिए अगर बाजार में किसी नए मोबाइल के आने से आपके पुराने मोबाइल की कीमत गिर गई है, तो व्यापार को अपनी संपत्ति कम ही माननी चाहिए ना? हाँ, ताकि भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए हम पहले से तैयार रहें, हवा में अपना मुनाफा ना दिखाएं। बिल्कुल, यही प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का असली मकसद है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो यह स्पष्ट है कि एक साधारण सा दिखने वाला क्लोजिंग स्टॉक व्यापार की पूरी कहानी बयां कर देता है। हाँ, कच्चे माल से लेकर आधी अधूरी अलमारियों यानी WIP से होते हुए चमचमाते नए मोबाइलों तक का पूरा सफर। और किसी भी व्यापार के फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए इन तीनों स्तरों पर स्टॉक का सही मूल्यांकन बहुत ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। अंत में बस यही सोचने वाली बात है कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का ये जो चक्र है, ये कभी नहीं रुकता। क्या किसी व्यापार का क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ एक गणितीय आंकड़ा है? या फिर ये इस बात का सबूत है कि व्यापार का समय कभी नहीं रुकता। वो हमेशा एक वित्तीय वर्ष से दूसरे वित्तीय वर्ष में अपनी यात्रा करता रहता है। बिल्कुल, एक बहुत ही गहरा विचार है ये। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने अकाउंट्स का क्लोजिंग स्टॉक के टॉपिक को आसान भाषा में समझा। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।